Hey guys, welcome to the session. This is Ruhi, your verified educator and your category expert at Unacademy. So guys, I'm here with a series on current affairs which will cover your top 300 plus MCQs from June 2021. सो एज यू नो गाइस कि आरबीआई और सेबी नबार्ड के लिए एक सेपरेट कैटेगरी लॉन्च किया गया है, तो वहाँ पर मेरे बहुत सारे कोर्सेज जो है चल रहे हैं एंड कुछ अपकमिंग कोर्सेज है गाइस, जिसके कारण मैं आपको डेली क्विज नहीं ले पा रही थी. So I thought to start this series on the YouTube itself where you will find more than 300 MCQs which will be extremely important for all your bank exams for UPSC, SSC, RBI, NABARD या फिर कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ले लो जिसमें जनरल अवेयरनेस आपका पूछा जाता है. तो चलिए गाइस चलते शुरू करते हैं सेशन को. सो यस, दिस इज अबाउट मी. एज यू नो 9 तारीख से हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं ESI के लिए, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज के लिए, और बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं आरबीआई नबार्ड के सेपरेट कैटेगरी में. तो आपका फेज 1 फेज 2 दोनों ही बैंक और आरबीआई कैटेगरी में दोनों ही का प्रिपरेशन कम्प्लीटली हो रहा है. तो अगर फेज 1 का प्रिपरेशन करना है तो बैंक कैटेगरी में हो ही रहा है एंड फेज 2 के लिए हमारे पास सेपरेट कैटेगरी है. सो इफ यू आर टारगेटिंग बोथ फेज 1 एंड फेज 2 यू कैन गो फॉर अ कॉम्बो सब्सक्रिप्शन or you can go for an individual subscription as you like it. So yes, these are my courses. So जो अभी चल रहा है it is economics and social issues. ठीक है, इसके बाद मेरा मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट होगा 23 जून से एंड हाँ, इसमें आपका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट रहेगा जो आपके आरबीआई में, ओके, नबार्ड ग्रेड बी में और आपके सेबी में भी पूछा जाता है. इसके बाद पार्ट 2 भी आपका ESI का जल्द ही चालू हो जाएगा जुलाई के अंदर. ओके, पार्ट 2 है ESI का 7 जुलाई को स्टार्ट होगा. इसके बाद एथिक्स जो कि नया इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने पिछले साल, सो ये भी आरबीआई ग्रेड बी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एथिक्स का कोर्स रहेगा जो कि 11 अगस्त से स्टार्ट होगा. तो बहुत सारे कोर्सेज लाइंड अप है गाइस, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको कैटेगरी के अंदर देखने मिलेंगे. एंड हाँ, ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव बैच रहेगा जो आपको सब कुछ कवर करवाएगा, एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर टू क्लियर योर एग्जामिनेशन. सो वाइल गोइंग फॉर अ सब्सक्रिप्शन, वेदर आप कॉम्बो ले रहे हो या फिर इंडिविजुअल ले रहे हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा. सो यस, इसी के साथ बढ़ते सेशन की ओर एंड स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा. Which online medical platform has acquired the Medlife to become largest online pharmacy in India? इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी बना है. इनमें से कौन सा मेडिकल प्लेटफॉर्म है जिसने मेडलाइफ को अक्वायर किया है? अपोलो 247, नेटमेट्स, प्रैक्टो या फिर फार्म इजी? So यहाँ पे guys the answer is PharmEasy. PharmEasy is an online medical platform which has acquired MedLife. MedLife को acquire करते ही ये अब सबसे बड़ा इंडिया का ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म बन चुका है. ठीक है, सो मेडलाइफ ने इसी के साथ अपने ऑपरेशंस को सीज किया है, मतलब इट हैज स्टॉप टू ऑपरेट एज अ फार्मेसी आफ्टर मर्जिंग विद द PharmEasy. सो PharmEasy के साथ मेडलाइफ मर्ज हुआ है, ये आपको याद रखना है. इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो बनती है, मेडलाइफ यूजर्स विल ऑटोमेटिकली बिकम PharmEasy यूजर्स नाउ. And API Holdings, the parent of PharmEasy, has acquired 100% stake of MedLife in a return for 19.59% equity share capital estimated at $250 million. अब ये जो एक्विजिशन हुआ है, आपसे अमाउंट पूछ सकते हैं कितने का एक्विजिशन हुआ है. $250 मिलियन का ये एक्विजिशन हुआ है. ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से बनती है. एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसने किसको एक्वायर किया हुआ है. सो PharmEasy ने एक्वायर किया है मेडलाइफ को. अगला सवाल है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्टैंडर्ड बॉडी टू जॉइन वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. द RDSO इज बेस्ड इन विच सिटी? सो यस, ये जो RDSO है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, एक स्टैंडर्ड बॉडी है जिसने वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ज्वाइन किया है. सो RDSO की जो हेडक्वार्टर्स है वो है लखनऊ में. सो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ से हेडक्वार्टर्स बनती है एंड RDSO का फुल फॉर्म बनता है.
So RDSO sets standards for Indian railway sector, okay, and it has become the first standard body in a country to join one nation one standard scheme of the central government. So हमारे गवर्नमेंट की जो वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम है, इसको ज्वाइन करने वाली ये पहली स्टैंडर्ड बॉडी RDSO बनी है. So RDSO, the sole R&D wing of Railway Ministry, has been recognized as a standard developing organization by the Bureau of Indian Standards for 3 years period. एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से, ओके, सो अगले 3 सालों के लिए BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा RDSO का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो विंग है, R&D विंग है, ओके, इसको रिकॉग्नाइज किया है एज स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन. ओके, thus after the joining of RDSO as a part of one nation one standard scheme, RDSO has been recognized as standard developing organization by BIS for a tenure of 3 years. So BIS, Bureau of Indian Standards, it is an implementing agency for this scheme, one nation one standard स्कीम के लिए ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है. Who has bagged gold medal at the Asian Boxing Championship which is held in Dubai? दुबई के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है संजीत. ओके, तो इंडियन हेवी बॉक्सर है संजीत, जिनको गोल्ड मेडल मिला है जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप दुबई में हुआ था. यहाँ से वेन्यू इंपॉर्टेंट बनता है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, विजेता और कौन सा मेडल इन्होंने जीता हुआ. दूसरी चीज, इन्होंने डिफीट किया है ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट वसेली लेवित को, जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करते हैं. मेंस 91 kg कैटेगरी में ये जीत इनको मिली है. Which country has launched world's first nano urea for the welfare of the farmers across the globe? जापान, मलेशिया, चाइना या फिर इंडिया? मार्केट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दुनिया का पहला नैनो यूरिया फार्मर्स वेलफेयर के लिए कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है? तो यस, द करेक्ट आंसर इज आवर वेरी ओन कंट्री. इंडिया हैज लॉन्च्ड दिस वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया. सो पिछला ही सेशन में हमने देखा था इफ्को ने इसे लॉन्च किया है. ओके, इफ्को हैज लॉन्च दिस एंड दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर द फार्मर्स वेलफेयर. सो ये हमारा इंडिजीनियसली डेवलप्ड है विच इज इन अ लिक्विड फॉर्म and the production of it will begin from June. This month itself the production has already started. Next, who has launched horticulture CDP to ensure holistic growth of horticulture? अब हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए हॉर्टिकल्चर CDP लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, जो कि हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर. वर्चुअली इनके द्वारा लॉन्च किया गया है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके, सो हॉर्टिकल्चर के ग्रोथ के लिए, ओके, इन ऑर्डर टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर अ स्पेशल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय नरेंद्र सिंह तोमर. नेक्स्ट, तो प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट आपको बताना है इंडियन इकोनॉमी के लिए फिस्कल 2022 का मूडीज के मुताबिक. सो मूडीज के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हमारा जो जीडीपी फोरकास्ट है 2022 के लिए है 9.3% का. अगला सवाल है हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च डॉक्टर्स राइट टुवर्ड्स विलेज साइड प्रोग्राम. अब यस, द ऑप्शंस हियर आर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर केरला. इनमें से कौन से स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट ने डॉक्टर्स राइड टुवर्ड्स विलेज साइड ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो हमारे लिए कोई भी स्टेट का प्रोग्राम हो, कैंपेन हो, ओके, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है. तो ऐसा ही एक प्रोग्राम डॉक्टर्स राइट टुवर्ड्स विलेज साइड प्रोग्राम कर्नाटका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहा है. कर्नाटका के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है और ये जो प्रोग्राम है, स्कीम है, इसके तहत गवर्नमेंट नेसेसरी लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी for the teams led by medical students to visit the villages and provide them better healthcare during the pandemic. Very importantly, pandemic के दौरान यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स की एक टीम बनाई गई है कर्नाटका के हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा और ये डिफरेंट रूरल एरियाज में विलेजेस को विजिट करेंगे एंड जनता को वहाँ के हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल कराएंगे.
एस्टिमेटेड जीडीपी हमने अभी मूडीज का देखा था 9.3%। इसी के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एक रिपोर्ट रिलीज करती है जिसे हम कहते हैं इको रैप रिपोर्ट। ओके, इको रैप रिपोर्ट विच इज रिलीज्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड द फोरकास्ट दिस ईयर फॉर द फिस्कल 21-22 इज 7.9%। तो याद रखना है गाइस, इको रैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड इस साल के लिए इन्होंने फोकस दिया है 2022 के लिए 7.9% का। अर्लियर प्रोजेक्शन इनका 10.4% रहा था। तो एग्जाम के पहले जो कि लेटेस्ट फोरकास्ट होते हैं वो सारे आपको नोट डाउन करने हैं। एंड हाँ, आपको अगर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए होगी, पीडीएफ चाहिए होगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल कॉन्सेप्ट्स बाय रूही मैम सर्च करके आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, आपको लेटेस्ट फोरकास्ट अपडेट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो यस, यहाँ पे 7.9% का जीडीपी फोरकास्ट रहा है। सेकेंड थिंग, Center has allocated how much amount to Gujarat under जल जीवन मिशन? मार्क इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल चाहे आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम हो या फिर आपके बैंक के एग्जाम्स हो या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट स्कीम्स होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट वेटेज। ओके, गवर्नमेंट स्कीम से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और गुजरात का को यहाँ पर जल जीवन के मिशन के तहत जो एलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है वो है 3,411 करोड़ का, 3,411। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल टू रिमेम्बर, 3,411 करोड़ का एलोकेशन गुजरात को दिया गया है। याद रखना आपको, जल जीवन मिशन के तहत सेफ एंड पोर्टेबल पाइप्ड वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर रूरल हाउसहोल्ड को अवेलेबल कराने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। गुजरात के द्वारा 3,411 करोड़ गवर्नमेंट ने इनको अलोकेट किए हुए हैं। कप्पा एंड डेल्टा हाल ही में काफी न्यूज में रहे हैं एंड दिस इज नथिंग बट रिलेटेड टू द कोविड वेरिएंट। ओके, ऑल ऑफ यू नो दिस। कप्पा और डेल्टा ये नए कोविड वेरिएंट्स के नाम हैं। सो यस, इनके लिए दो अलग नाम है, B.1.617.1 एंड B.1.617.2। ये दोनों 2 वेरिएंट्स है। ओके, जिसमें से पहला ये वेरिएंट जो है इसे कप्पा का नाम दिया गया है एंड दूसरा वेरिएंट है इसको डेल्टा का नाम दिया गया है। And this is named by UN Health Agency, World Health Organization. Okay, so याद रखना आपको, कप्पा and delta are the COVID variants. Next, Center has asked the private TV channels to display how many new national helpline numbers. कितने नए नेशनल हेल्पलाइन नंबर्स को डिस्प्ले करने की बात हो रही है? 4। ओके, सो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा नए नॉर्म्स रिलीज किए गए हैं जिसमें टीवी चैनल्स को 4 न्यू नेशनल हेल्पलाइन नंबर्स को कोविड सेफ्टी मेजर्स या फिर कोविड अवेयरनेस इनिशिएटिव्स के तहत जो है रिलीज करने कहा गया है। अगला सवाल है फिस्कल 2022 के लिए, ओके, 2022-23 के लिए मूडीज का जीडीपी फोरकास्ट रहा है 7.9%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज चेयर्ड ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग? सो इस साल ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग को चेयर किया है एस जयशंकर ने। सो द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज चेयर्ड द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। ओके, एंड इंडिया इज होस्टिंग दिस ईयर। तो याद रखना है हमें कि इस साल इंडिया होस्ट कर रहा है, अगले साल चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील एंड फिर रशिया। सो वी हैव 2021 के लिए इंडिया एज द होस्ट फॉर ब्रिक्स foreign ministers meeting and the Indian representative this year was S. Jaishankar. The research report EcoRap, अभी मैंने आपको फोरकास्ट के बारे में बताया था। सो EcoRap ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Full financial year 2020-21, India's GDP has been contracted by how much percent? So yes, for the entire financial year, India का GDP 7.3% से contract हुआ है। Next question, who has been appointed as the new president of Confederation of Indian Industry? CII के द्वारा नए प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट हुई है जिनका नाम है टीवी नरेंद्रन।
Okay, TV Narendran, Managing Director and Chief Executive Officer of Tata Steel, who has recently been elected as the new president of CII, that is Confederation of Indian Industry. याद रखना है, important appointment है, Confederation of Indian Industry के नए MD and नए प्रेसिडेंट बने हैं टीवी नरेंद्रन. Rear Admiral I.B. Uthaiya, VSM, has took over as the Admiral Superintendent of which Indian Naval Dockyard? इनमें से कौन से इंडियन नेवल डॉकयार्ड के एडमिरल सुपरिटेंडेंट बने हैं? एडमिरल I.B. उथैया. सो यस, योर करेक्ट आंसर इज विशाखापट्टनम के. ठीक है, सो याद रखना है, रेयर एडमिरल I.B. उथैया VSM took over as the Admiral Superintendent of Naval Dockyard of Visakhapatnam from Rear Admiral Shri Kumar Nair NM at a formal ceremony which was held at ENC headquarters. ठीक है, सो श्री कुमार नायर जी को रिप्लेस करते हुए एडमिरल I.B. उथैया ने चार्ज संभाला है ऑफ एडमिरल सुपरिटेंडेंट ऑफ नेवल डॉकयार्ड ऑफ विशाखापट्टनम. Jagannath Vidyadhar Mohapatra has been roped as the new chairman of which organization? इनमें से किस organization के chairperson बने हैं जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा? So very important appointment. He has been roped in as the new chairman of which of this organization? The correct answer is CBDT. Okay, CBDT Central Board of Direct Taxes. Okay, तो direct taxes के लिए अपेक्स बॉडी है CBDT एंड CBDT के नए जो चेयरमैन बने हैं जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा. So he was basically member of CBDT and अभी इनको additional charge चेयरमैन का दिया गया है for a period of 3 months only. इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशल अवार्ड दिया गया है टू यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन फॉर एफर्ट्स इन टोबैको कंट्रोल? ओके, टोबैको कंट्रोल की स्पेशल अवार्ड इनमें से जो ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो याद रखना है गाइस, WHO. इस साल WHO के डायरेक्टर जनरल को स्पेशल अवार्ड दिया गया है विच हैज बीन गिवन टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन. Okay, so this year it has been given to Dr. Harshvardhan for his instrumental role in legislation to ban e-cigarettes and the tobacco products. Okay, tobacco को और e-cigarettes को बैन करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन का जो रोल रहा है इनके कंट्रीब्यूशन को मार्क करते हुए स्पेशल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है. Name the Indian who has been awarded with WHO Director General Special Recognition Award. Okay, अब Recognition Award for accomplishment in the area of tobacco control. Again the same, Harshvardhan. Okay, only the name difference here. World Health Organization Director General Special Recognition Award. So Recognition Award भी जो है हर्षवर्धन जी को दिया गया है. सो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी है गाइस. मिलते हैं अगले सेशन में. टिल देन थैंक यू, बाय बाय. एंड इफ यू हैव एंजॉयड द सेशन just click on the like and do not forget to subscribe our channel. Bye bye.